दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज आप मेरे साथ सुनने वाले हैं अनकही चाहत पार्ट 1 एवं पार्ट 2। नई दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में स्थित आदर्श अपार्टमेंट था, जिसके 7वें मंजिल का फ्लैट नंबर 226 के अंदर एक कमरे में धूप छन कर आ रही थी। एक 4 साल का बच्चा बेफिक्री सा सो रहा था। उसके गोल मटोल से चेहरे पर जब धूप की रोशनी पड़ती है तो वो अपना चेहरा पैरों के पास रखे हुए कंबल से खींचकर ढक लेता है। दरवाज़ा खोलते हुए एक 23-24 साल की लड़की उस कमरे में आती है। रिशु, रिशु उठो, देखो 7 बज गए, स्कूल नहीं जाना ऊपर आपको। वो उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए बोलती है। मम्मा सोने दो ना प्लीज़, आज रिशु को स्कूल जाने का मन नहीं है। रिशु तकिए के नीचे मुँह छिपाता हुआ बोलता है। स्कूल तो आपको जाना है ना बच्चा, चलो जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। जल्दी से मम्मा को रेडी होकर दिखा दो। बच्चा उठकर बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। वो उसके गालों पर किस करते हुए बोलती है। आप तब तक फ्रेश हो जाओ, हम आपको मासी के भी जगा देते हैं। ओके मम्मा। वो बगल वाले रूम में चली जाती है। बगल वाले कमरे में भी एक लड़की उसी की हम उम्र सो रही थी। उसके ऊपर से चादर हटा देती है। कुंभकर्ण भी तुम्हें देखकर शर्मा जाएंगे। कितना सोओगी, उठो प्लीज़ यार, सोने देना, क्यों नींद की दुश्मन बनी पड़ी हुई है। वो लड़की नींद से अलसाते हुए बोलती है। देखो जिया, हम लेट हो जाएंगे और प्रिंसिपल को तो तुम जानती ही है, कितना सुनाएंगे। प्रिंसिपल का नाम सुनकर जिया की नींद झटके से खुल जाती हूँ। उठती हूँ यार, क्यों उस चंट का नाम लेकर डरा रही है। लेकिन फिर उसके ऊपर नींद हावी हो जाता है। फिर से वो बेड पर लेट कर कम्बल लेट कर ओढ़कर सो जाती है। निधि 5 मिनट सोने देना यार। ठीक है, तुम सो जाओ, हम जा रहे हैं, बाय। सुन निधि, रुकना, मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तूने नहा लिया? बेड पर से लेटे लेटे जिया उससे पूछती है। हाँ, हमने नहा भी लिया और मंदिर से भी हो आए। अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। रिसु उठ गया? हाँ, उसे भी उठा कर आए हैं। अब बातों में समय बर्बाद मत करो जिया, उठो, जाओ तैयार हो जाओ। जो हुक्म मेरी माँ। जिया उठकर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस जाती है। तभी फ्लैट का डोरबेल बज उठता है। निधि जाकर दरवाज़ा खोलती है। सामने दूध की थैली के साथ राशन के परचिले हुए स्टोर वाला खड़ा था। निधि उसके हाथों से दूध के थैली के साथ साथ सामान भी ले और बिल भी ले लेती है। बिल देखने के बाद निधि के माथे पर परेशानी की लकीर आ जाती है। सॉरी भैया, आज हम आपको राशन का पैसा नहीं दे पाएंगे, अभी हमारी सैलरी नहीं आई है। लेकिन चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमारी तनख्वाह आएगी हम आपका पैसा दे देंगे। निधि स्टोर वाले को अपना मजबूरी बताती है। कोई बात नहीं दीदी, अब 5 साल से यहाँ पर रह रही है और आज तक आपने हमारा एक भी पैसा नहीं रखा है। 1 तारीख को हम हर फ्लैट पर हिसाब रख करते हैं, उनका पर्ची पहुँचाते हैं। 10 तारीख के अंदर आप पैसा जमा कर दीजिएगा। हाँ भैया, 10 तारीख के अंदर हम जमा कर रहे हैं। वो लड़का मुस्कुराकर चला जाता है। निधि भी दूध की थैली उठाकर फ्रीज की ओर चली जाती है। निधि 5 साल से इस अपार्टमेंट में रह रही थी, अपने 4 साल के बेटे के साथ। जिया उसकी दोस्त थी, वो भी उन दोनों के साथ ही रहती थी। निधि का बस एक ही सपना था, बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा सा अफसर बन जाए। और उसके बेटे का सपना था अपने डैड से मिलने का, जिसकी शक्ल उसने आज तक नहीं देखी थी।
कौन है निधि के बच्चे के पिता, ये किसी को नहीं पता था। निधि नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और रिशु को तैयार करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। रिशु अपने कमरे में अपने स्कूल ड्रेस के साथ जंग लड़ रहा था। निधि उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। देखो ना मम्मा, ऋषि को ये ड्रेस नहीं पहना जा रहा है। लाओ हम पहना देते हैं। नहीं मम्मा, ऋषु अब बिग बॉयज हो गया ना, अपना कपड़ा खुद चेंज करेगा। आप तो गर्ल हो ना, फिर ऋषु आपके सामने कैसे कपड़ा पहनेगा। बेटा अभी आप 4 साल के ही हुए हो और अभी आप अपनी मम्मा के सामने बिना कपड़े के ही खड़े हो। ओह शिट, मम्मा आप अपनी आइज क्लोज करो। लेकिन बेबी प्लीज मम्मा। निधि अपनी आंख बंद करके खड़ी हो जाती है। रिशु अपने कपड़े निधि को पकड़ा देता है। अब आप चीटिंग मत करना, आप रिशु को कपड़े पहना सकती हो। निधि उसे अपने बंद आंखों से ही कपड़े पहनाने लग जाती है। और रिशु अभी 4 साल का नहीं, रिशु अब 4 ईयर्स 6 मंथ का हो गया है, समझिए आप। हाँ हाँ बेटा समझ गए, अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है। रिशु अपना स्कूल बैग लेकर बाहर हॉल में चला जाता है। निधि उसे नाश्ता करा देती है। निधि अपना पर्स लेने के लिए अपने रूम में चली जाती है। पर्स लेकर बाहर निकलती है। चलो बेबी। जिया। निधि जिया को आवाज़ देती है। वो भी अपना पर्स लिए हुए बाहर आ जाती है। निधि और जिया उसी स्कूल की प्राइमरी टीचर थी। निधि भी उसी में पढ़ाती थी और जिया भी उसी में पढ़ाती थी। उनका ऑटो स्कूल के सामने रुकती है। निधि ऑटो वाले को पैसे देकर स्कूल की तरफ घूमती है। उसका ध्यान स्कूल के बड़े से गेट पर चला जाता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा था मदर्स वेल स्कूल दिल्ली। तीनों गेट के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी चौकीदार की आवाज़ उनको लोगों को सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग मैम। चौकीदार स्कूल का रूल फॉलो करते हुए बोलता है। गुड मॉर्निंग काका, कैसे हैं आप। बढ़िया बिटिया। निधि के मुंह से काका सुनकर चौकीदार खुश हो जाता था। और रिशु आप कैसे हो। मैं अच्छा हूँ अंकल, रिशु हंसते हुए जवाब देता है। चौकीदार उसके सर पर प्यार से हाथ फेर देता है। सब अंदर चले जाते हैं। निधि जब स्कूल के अंदर आती है, स्कूल के जितने भी टीचर थे और 12th क्लास के लड़के सभी निधि को देखने लग जाते हैं। निधि की खूबसूरती ही ऐसी थी, लड़कियां भी एक नज़र उठाकर उसे ज़रूर देखती थी और लड़कों का तो क्या ही कहना। हाइट 5 फुट 2 इंच की थी, मिला जुला के एक एवरेज में था, ना छोटी थी ना लंबी थी। दूध जैसा गोरा रंग था, काली काली आंखें जिसमें काजल लगाने की ज़रूरत नहीं रहती थी। शरीर बिल्कुल फिट था, लगता नहीं था कि वो एक बच्चे की माँ है। और ऊपर से उसका शांत स्वभाव किसी को भी उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दे। और रिशु बिल्कुल अपनी मम्मा की परछाई, मम्मा का बेटा बिल्कुल गोल मटोल सा। जिया और रिशु अंदर चले जाते हैं, मगर निधि वहीं खड़ी होकर स्कूल को देख रही थी। उसका मन अंदर जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी थी। पेट पालने के लिए, बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसे कमाना पड़ता था। चलना निधि, क्या गेट को देख रही है। जिया उसका ध्यान भंग करती है। हाँ हाँ तुम चल, रिशु को लेकर हम आ रहे थोड़ी देर में। कुछ काम है क्या। हाँ हमारा पेन ख़त्म हो गया, हम लेकर आते हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं रिशु को लेकर जाती हूँ। जिया रिशु का हाथ पकड़े स्कूल के अंदर चली जाती है। निधि के मन से आवाज़ आता है। निधि क्या सोच रही है, चलना, तेरे नहीं जाने से लफंगे थोड़ी ना आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, अंदर चल। खुद को समझाती हुई निधि स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है। ओ मैडम जी।
निधि मुड़ कर देखती है तो कुछ लड़के खड़े थे। सॉरी सॉरी मैडम जी, नहीं मैम। सीधे कहाँ चाल दी, हमसे भी बात कर लो। राहुल हंसते हुए बोलता है। दूसरे लड़के भी हंसते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। निधि सिंपल सा बोलकर जाने लग जाती है। उन्हीं ग्रुप का एक लड़का राहुल, जो सबका हेड था, आगे आकर निधि को रोकता है। इतनी भी क्या जल्दी है मैडम जी, हमसे भी थोड़ा हाई हेलो कर लो। देखो राहुल, हमें लेट हो रहा है, हमें जाने दो। निधि दूसरी तरफ मुड़कर जाने लग जाती है। तभी राहुल उसके आगे आ जाते हैं। ऐसे कैसे मैडम जी, हमने तो अभी ढंग से ना आपको गुड मॉर्निंग विश किया है, तो फिर इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? पहले ढंग से गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए, फिर चले जाइए। राहुल निधि की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। निधि घबराकर पीछे जाने लग जाती है। पीछे सरक कर वो भी कहाँ जाती, क्योंकि बाकी के लड़के भी उसके पीछे ही खड़े थे। एक डर उसके अंदर समाने लग जाता है। तभी उसके कानों में रिसु की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा देखो ना, देव मेरे साथ क्या किया है। निधि जब सामने देखती है, मम्मा मम्मा बोलते हुए रिसु निधि के पास आ जाता है। रिसु को देखकर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। छोटे से बच्चे को देखकर लड़के भी साइड हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्या 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 हुआ रिसु? देखो ना मम्मा, देव ने फिर से मेरा बैग गिरा दिया है। चलो हम देखते हैं। निधि रिसु का हाथ पकड़कर जल्दी से उन लड़कों के बीच से निकल कर चली जाती है। कब तक बचेंगी मैडम जी? 2 बार फेल हुआ हूँ आपके चक्कर में, ऐसे नहीं आपको जाने दूंगा। कब तक ये चूजा आपको बचाएगा? राहुल अपने दोस्त के कंधे पर हाथ टिकाकर बोलता है। चल रानी, उसी के ग्रुप की एक लड़की। हाँ, एक बात पूछो? रानी बोलती है। हाँ पूछ। एक क्या 2 पूछ। तू उस निधि मैम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? 4 साल का बेटा तुझे दिखाई नहीं देता है उसका? तू नहीं समझेगी रानी, वो क्या माल है। उनकी खूबसूरती ने मन ने बावला बना रखा है, लेकिन लेकिन फिर भी वो अभी तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी है। तो मन ने कौन सा उसे शादी करनी है? मुझे तो बस रात रंगीन करनी है, इसमें उम्र का क्या लेने देना। राहुल मक्कारी से हंसते हुए बोलता है। समझी? चल अब क्लास चल, पापा भी पहुंचने वाले होंगे। फिर ठीक है, मैं तो सोचती थी तो उसे प्यार तो नहीं करने लगा। हट पागल, राहुल को इतनी जल्दी से प्यार नहीं कर सकता है। एक जाएगी और एक आएगी। बस ये मैडम जी हाथ नहीं आ रही है। पैसा पावर सब दिखा दिया, फिर भी हाथ नहीं आ रही है। चल जल्दी। उनका ग्रुप क्लास की ओर चले जाते हैं। अब जिसका बाप स्कूल का प्रिंसिपल हो, वो प्रेयर में तो जा नहीं सकता है। रिशु निधि को लेकर प्लेग्राउंड में चला जाता है। वहाँ पर रिशु की उम्र के बच्चे सब खेल रहे थे। देखो ना मम्मा देव को। रिशु से बोल रहा था कि तेरे तो पापा ही नहीं हैं और तेरे पापा कभी नहीं आएंगे तुझसे मिलने के लिए। निधि उस बच्चे की तरफ देखती है जो सहम कर खड़ा था। आप बोलो ना मम्मा कि मेरे भी पापा हैं और वो जल्दी आएंगे मुझसे मिलने के लिए। रिशु उम्मीद भरी नज़रों से निधि की तरफ देखकर बोलता है। फिर उसके छोटे छोटे आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। ये बोलकर रिशु रोने लग जाता है। निधि को भी उसकी आंखों में आंसू देखकर कलेजा छलनी हो जाता था। वो नीचे बैठकर अपने दोनों हाथ से रिशु के आंसू साफ करती है और रिशु को चुप कर पाती है। आपके पापा ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए, और अगर आप इस तरह से रोते रहें तो आपकी आंखें लाल हो जाएगी, और आपके पापा जब आपकी लाल आंखें देखेंगे तो हमें डांटेंगे ना कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा। नो नो मम्मा, अब रिशु नहीं रोएगा।
रिशु बिल्कुल चुप हो जाता है। निधि देव की तरफ मुड़कर बोलती है, देव सॉरी बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं। देव भी एक बच्चा था, उसका भी मन कोमल रहता है। इस तरह से रिशु को रोता हुआ देखकर देव को भी बुरा लगने लग जाता है और वो कान पकड़ के सॉरी बोलने लग जाता है। सॉरी सॉरी मैम, सॉरी ऋषभ। निधि देव के पास घुटनों के बल बैठती है और पूछती है, बेटा आपसे किसने बोला कि ऋषभ के फादर नहीं है? वो मैम, वो हाँ देव बोलो। देव डर रहा था बताने में। वो जब मैं आ रहा था तो। देव घबराने लग जाता है। तो क्या बेटा? निधि उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर पूछती है। राहुल भैया बोले ऋषु से झगड़ा करने के लिए और उससे बोलने के लिए कि उसके डैड नहीं है। आई एम सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ क्लास में, हम आ रहे हैं। बाय मम्मा। बाय। आज इस राहुल ने तो हद ही कर दी। इसने हमारे बेटे को अपना टारगेट बनाया। आज तो मिस छोड़ेंगे नहीं। गुस्से से निधि प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाती हैं। मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। निधि अंदर जाती है। सर हमें किसी के खिलाफ़ कंप्लेन करनी है। किसके खिलाफ़? किसने क्या कर दिया आपके साथ? सर राहुल ने। सॉरी निधि, अगर तुम फिर से राहुल की कोई शिकायत करने आई हो तो मैं बता दूं कि मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ अगर दूसरा काम है तो बोलो। सर पहले आप हमारी बात तो सुनिए कि उसने किया क्या है। क्या किया है? तुम्हारा रेप तो नहीं किया है ना? सर। निधि का आवाज़ तेज हो जाता है। चिल्लाओ मत निधि, भूलो मत तुम एक प्राइमरी टीचर हो और मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। देन गेट लॉस्ट। और हाँ ये भी मत भूलना कि राहुल मेरा बेटा है, इसलिए किसी के सामने अपने मुंह खोलने की कोशिश मत करना। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो 3 लाख वापस करो और बाहर का नाश्ता देखो। प्रिंसिपल निधि को उल्टे सुना देता है। निधि रोती हुई बाहर चली जाती है। जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। प्यून। यस सर। करेक्ट चाय लेकर आओ। जी सर। निधि क्लास में जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास में सब बच्चे बैठ जाते हैं। आप लोगों ने कल वाला होमवर्क पूरा किया? यस मैम। निशा? यस मैम। सारा करेक्ट करके ले आओ, मैं चेक कर देती हूँ। निधि अपना आंसू भुलाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते लंच टाइम हो जाता है। निधि को पता ही नहीं चलता है। लंच टाइम में जब निधि लंच करने के लिए बाहर नहीं आती है तो जिया उसे लंच करने के लिए बुलाने आती है। निधि आज लंच नहीं करना है तुझे? लेकिन निधि कोई जवाब नहीं देती है। निधि अपने में खोई रहती है। कहाँ खोई हुई है? चलना लंच करने के लिए। जिया निधि को हिलाते हुए बोलती है, सॉरी पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। अब कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ। चलो लंच नहीं करना है? हाँ चलो। निधि अपनी कुर्सी पर से उठते हुए बोलती है। दोनों कैंटीन में आकर अपना लंच निकाल कर खाने के लिए बैठ जाते हैं। जिया फ़ोन चलाने के साथ साथ खाने में बिजी हो जाती है, लेकिन निधि के दिमाग में प्रिंसिपल की बातें घूम रही थी और वो 3 लाख का कर्जा चुकाने की बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। निधि अपनी यादों में खो जाती है। निधि जिस सोसाइटी में रहती थी, नीचे कंपाउंड में बच्चों के साथ रिशु खेल रहा था और तभी खेलते खेलते बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पड़ोसी का बच्चा निधि को बताने आता है, आंटी रिशु को देखो ना क्या हो गया है। निधि दौड़कर नीचे कंपाउंड में आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर पानी छिड़क कर।
उससे होश में लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिशु को होश नहीं आता है। रिशु की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। निधि उसे लेकर हॉस्पिटल भागती है। निधि के पहुंचते ही डॉक्टर उसे इमरजेंसी में भर्ती कर लेते हैं। डॉक्टर निधि को बताता है, कुछ टेस्ट करने के बाद पता लगता है रिशु को हार्ट प्रॉब्लम है। निधि ये सुनकर बुत बनकर खड़ी हो जाती है। उसके पास रिशु के अलावा था क्या? आज उसके हालत देखकर उसके शरीर से जान ही बचे थे। नर्स को लगता है निधि को डॉक्टर की बात समझ नहीं आती है, इसलिए वो चुपचाप खड़ी है। मैम, डॉक्टर बोले हैं कि आपके बेटे को हार्ट प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये होता है कि आपके बेटे के दिल में छेद है और उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर निधि अंदर से कांप जाती है और धम से वहीं परे बेंच पर बैठ जाती है। निधि की हालत देखकर नर्स उसके पास आती है। देखिए मैडम, आप खुद को संभालिए, आपके बेटे का जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ये लीजिए, पेपर साइन कर दीजिए। ऑपरेशन की फ़ीस 5 लाख रुपए हैं, आप जल्दी से जमा कर दीजिए, हम उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोलकर डॉक्टर और नर्स चले जाते हैं। निधि अपने आप को संभालती है। अपने आंसू पोंछकर एक बार फिर से पेपर को पढ़ती है। अपना फ़ोन खोजती और जिया को फ़ोन करने के लिए, लेकिन हड़बड़ी में वो अपना घर फ़ोन लाना ही भूल गई थी। अब हमें ही घर के लिए निकलना होगा। सबसे बड़ी दुविधा उसके लिए 5 लाख रुपए था। वो एक स्कूल की प्राइमरी टीचर थी। महीने में उसे 10 से 12 हज़ार मिलते थे, जिससे वो अपने और अपने बेटे का खर्चा चलाती थी। एक साथ वो 5 लाख कहाँ से लाती? हम पैसे इकट्ठा करने होंगे, हमें हमारे रिशु की जान बचानी है। हम इस तरह से हाथ पर हाथ नहीं रखकर बैठ सकते हैं। निधि उठकर बाहर की तरफ जाने लग जाती है। सामने से आ रही औरत को नहीं देखती है और ज़ोर से उसे धक्का लग जाता है। मिसेज खुराना लड़खड़ा जाती है। निधि जब सामने देखती है तो उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है। मिसेज खुराना भी जब सामने देखती है निधि को परेशान चेहरा देखकर, उन्हें भी पता चल जाता है कि यह लड़की बहुत परेशान है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रही हो? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। निधि एक नज़र उनको देखकर आगे बढ़ने लग जाती है। मिसेज खुराना दूसरी तरफ चली जाती है। वो ऑटो पकड़कर अपनी सोसाइटी के पास उतरती है और अपने फ्लैट में जाती है। फ्लैट का डोरबेल बजाती है। जिया आकर दरवाज़ा खोलती है। निधि को देखते ही जिया के सवाल चालू हो जाते हैं। कहाँ गई थी तुम? यीशु कहाँ है? और तुम अपना फ़ोन साथ में क्यों नहीं रखती हो? जिया, हम अभी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जिया, रिशु हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? हाँ जिया, लेकिन उसे हुआ क्या है? निधि सब कुछ जिया को बताती है। जिया भी सुनकर रिशु के लिए परेशान हो जाती है। निधि, मेरे पास तो अभी 1 लाख रुपए ही है। मैंने कल ही जयराज को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। उसने नया घर लिया है ना, मेरे नाम पर तो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने भेज दिया था। ठीक है, जो तेरे पास पैसे है वही मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तेरे बोलने से पहले मैंने कर दिया है। थैंक यू जिया, हम बता नहीं सकते तुमने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अब हम हॉस्पिटल जाते हैं। रुक, मैं भी चलती हूँ। और हाँ, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिशु मेरा कुछ नहीं लगता है क्या? जयराज के भी पास पैसे नहीं होंगे अभी। जिया परेशान होते हुए बोलती हैं। कोई नहीं, चल हॉस्पिटल चलते हैं, वहीं पर कुछ जुगाड़ करेंगे। निधि की आंखों से आंसू तो सूख ही नहीं रहे थे। आज उसे ऐसो पैसों की अहमियत पता चली थी कि पैसे ना होने के कारण लोग कितना परेशान होते हैं। उसकी आंखों से मोती की तरह आंसू निकल रहे थे। चुप हो जा यार, कितना रोएगी? अगर रिशु को पता लगा कि तू इतना रो रही हो तो मुझे ही डांटेगा। बोलेगा, माची, आपसे एक काम करने को दिया था, वो भी सही से नहीं होता है। जब आप रिशु यहाँ पर नहीं थे तो आपने मम्मा को रुलाया। वेरी बैड। रिशु की नकल उतारते हुए जिया बोलती है।
निधि की रोते रोते चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। दोनों हॉस्पिटल के निकल गए। फिर दोनों हॉस्पिटल पहुँचे और कॉरिडोर से गुजर रही थी। फिर से निधि से मिसेज खुराना टकरा गई। निधि जिया सॉरी बोलकर जाने लग जाती है। मिसेज खुराना उनका उतरा हुआ चेहरा देख लेती है और निधि को पहचान जाती है। उन्हें पीछे से आवाज़ लगाती है, आप परेशान लग रही है, क्या हुआ? आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप कैसे मेरी हेल्प करेंगी? दोनों मुड़कर उनकी तरफ देखते हैं। देखिए, ये हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड के देखरेख में आता है। इस हॉस्पिटल का ऑनर कोई और है, लेकिन संभालते मेरे पति हैं। अगर आपकी कोई परेशानी बड़ी है तो मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के ऑनर से बात कर लेंगे। मिसेज खुराना की बात सुनकर दोनों मुरझाए हुए चेहरे पर एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। निधि और जिया उनके पास आते हैं। निधि उन्हें पूरी बात बताती है। मिसेज खुराना बोले कि उनकी सास यही हॉस्पिटल में भर्ती है। वो अपने पति से बात करेगी। वो अपने दोस्त से बात करके देखते हैं। चिंता मत कीजिए। वो अपने पति को फ़ोन लगाती है। हेलो हेलो, हाँ वीरेंद्र बोलो। हाँ, मुझे आपसे किसी बारे में बात करना है। किस बारे में? मिस्टर खुराना पूछते हैं। वो एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बेचारी के पास पैसा नहीं है और डॉक्टर ने उसे 5 लाख मांगे हैं। आप एक बार भाई साहब से बात करके देखिए ना। तो वो तो ये हॉस्पिटल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बनाए हैं ना, तो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। मिस्टर खुराना कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि उधर से आवाज़ आती है, निधि इधर आना, देखना सीनियर डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। हाँ जी आए। हम आते हैं, आंटी आप अंकल से बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आप जाओ। निधि चली जाती है। हेलो, हाँ हेलो, क्या उन दोनों का नाम निधि और जिया है? हाँ, आपको कैसे पता? चलो छोड़ो, मैं बात करके देखता हूँ। प्रिंसिपल कॉल कट कर देता है। फिर वो सोचता है अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो उसको स्कूल की सैलरी कट कर लेगा। अपने फ़ायदा का जुगाड़ लगाने लग जाता है और फिर वो कमल सिंह को फ़ोन करता है। सिंह मैंसन के शानदार कमरे में सोए हुए 50 वर्ष के इंसान का फ़ोन बजने लग जाता है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुलती है। कमल सिंह एक नज़र अपनी पत्नी को देखते हैं और फ़ोन उठाते हुए बाहर चले जाते हैं। हेलो, हाँ वीरेंद्र बोलो, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है? कमल सिंह परेशान होते हुए बोलते हैं, वो सर हॉस्पिटल किसी ने बात करनी थी। हाँ बोल, आंटी जी ठीक है ना? हाँ कमल, माँ तो ठीक है। एक केस आया है हॉस्पिटल में जिनके पास आधा पैसा भी नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना है। बच्चा है 2 साल का, ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुम बोलो तो डॉक्टर से बोल के ऑपरेशन करवाता हूँ। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो हॉस्पिटल ही मैंने ज़रूरतमंद लोगों के लिए बनाई है। मैं भी डॉक्टर सैनी को कॉल करता हूँ। बोलकर कमल सिंह फ़ोन रख देते हैं और डॉक्टर सहनी को फ़ोन मिला देते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर सहनी, अभी जो एक बच्चे का केस आया है वो आप हैंडल कर लो। जी सर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे हैं उतने ही लो उनसे, लेकिन इलाज करो, बच्चा है। ठीक है सर, बच्चा को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर। मिस्टर सिंह अपनी बात कहकर फ़ोन रख देते हैं। एक बार फिर बच्चे के लिए दुआ करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि बच्चे को जल्दी ठीक कर दे। निधि और जिया दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। तभी एक नर्स आकर निधि को बताती है, मैडम आपके बेबी का ऑपरेशन हो रहा है, अब टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। निधि सुनकर आश्चर्य हो जाती है।
लेकिन उन्हें लगता है आंटी ने किया है। डॉक्टर बताना चाहता था कि मिस्टर सिंह की वजह से पॉसिबल हुआ है, लेकिन सीनियर डॉक्टर आए और जल्दी चलो बोलकर ओटी में सब चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद ऑपरेशन सफल होता है और रिशु को जल्द ही ठीक हो जाता है, लेकिन उसके सर पर 3 लाख का कर्जा पड़ जाता है और इसी स्कूल में जॉब करने के लिए बाध्य हो जाती है। क्या हुआ, तू लंच क्यों नहीं कर रही है? जिया उसके कंधे को पकड़ हिलाकर पूछती है और उसे यादों की दुनिया से बाहर लेकर आती है। निधि हाँ, वो फिर से होश में आती है। मम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खाओ ना। वो बेटा भूख नहीं, आप खा लो, हम बाद में खा लेंगे। ओके मम्मा। निधि फिर से सोच में मगन हो जाती है। हे माता रानी, हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जितना हम इन लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ये हमारे सर पर सवार रहते हैं। निधि अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर राहुल अपने दोस्तों के साथ टपक पड़ता है। हेलो मैडम जी, मुझे पता है आप हमें ही मिस कर रही थी। हम बैठ जाए यहाँ पर? और इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? उसकी ग्रुप की ही लड़की बोलती है। निधि जब अपने सामने राहुल को देखती है तो निधि उठकर खड़ी हो जाती है। देखो राहुल, हम बहस करना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ तुम सब जाओ यहाँ से। रानी बोली, एक बात बताओ, तुम जो हमेशा हम करती रहती हो, वो खुद को बोलती या अपने इस चूजों को, अपनी इस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जिया को साथ लेके बोलती हो? हाँ बताओ। निधि उसके बात को इग्नोर कर कर, जिया चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी क्लास का टाइम हो गया है। हाँ निधि सही बोल रही है, चल हम चलते हैं। हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना आते हैं। क्योंकि हम तो बच्चे को पढ़ाएंगे तभी तो वो हर साल आगे क्लास में जाएंगे, नहीं तो कुछ लोगों को देखो 3-3 साल तक एक ही क्लास में पढ़े रहते हैं। जिया मुस्कुराती हुए बोलती है, इसकी तो मैं। राहुल गुस्से से उसके पीछे जाने की लगता है, तभी संजय उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रहा है राहुल? कैंटीन है ये। तो क्या हुआ, कैंटीन है? तू भूल मत, मेरा बाप इस स्कूल का प्रिंसिपल है और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं कैंटीन में हूँ या क्लास में हूँ या लाइब्रेरी में हूँ। मेरा जो मन होगा मैं वो कर सकता हूँ। राहुल शांत हो जा, चल हम मैच देखने चलते हैं। संजय बात संभालने की कोशिश करता है और सब उठ के चले जाते हैं, लेकिन जिया के बातों से राहुल के दिल में आग लग गया था। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मुझे पता है अभी आप लोगों की ये कहानी सर के ऊपर से जा रही होगी, बट कुछ पार्ट इंतज़ार कीजिए। और ये मेरी ब्लॉकबस्टर स्टोरी है। मुझे पता है आप लोगों को ये कहानी डेफिनेटली पसंद आएगी। और हाँ, आपको भी जानना चाहिए कि बच्चे का पिता आखिर हो कैन, तो जल्द ही पता चलेगी। तो चलिए, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।